हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन किया था, है ना। एकदम अच्छे से उसके कंपोनेंट्स देखे। ये देखा कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, राइट। जैसे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में हम लोग ने इंस्टेंस के लिए लिया था, एग्जाम्पल्स के लिए लिया था। ठीक है, जब प्लांट सेल में हमारे पास प्लास्टिड प्रेजेंट था, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट था, ठीक है, और वैक्यूल्स प्रेजेंट था। और वहीं एनिमल सेल में ये सब नहीं प्रेजेंट था, हमारे पास क्या प्रेजेंट था, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट था, राइट बच्चों। जो कि लगभग लगभग सभी हायर प्लांट सेल में एब्सेंट थे, राइट। तो ये कुछ देखा था हमने एक इंस्टेंस के लिए कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर से हमने अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखे थे, ऑर्गेनिजम्स के किंगडम देखे थे, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे किंगडम है जो कि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल को पॉजेस करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग फुल्ली तरीके से इंट्रोड्यूस कर चुके थे यूकैरियोटिक सेल को। अब आज के लेक्चर में हमारा होगा सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो उम्मीद करता हूँ डेडिकेशन के साथ पूरे एकदम अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से चीजों को सीखेंगे, ठीक है। फैक्ट्स को, फिगर्स को, हर चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। आज मेरा सबसे पहला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से हम लोग उठा रहे हैं। क्यों सेल मेम्ब्रेन ही मैंने पहले चुना? तो देखो बच्चों, जब तुम ध्यान देना, जब तुम देखते हो कोई तुम्हारे पास सपोज दैट प्लांट सेल है, ठीक है, ओके, कोई तुम्हारे पास फंगल सेल है, ठीक है, कोई तुम्हारे पास प्रोटिस्टन सेल है, और कोई तुम्हारे पास एनिमल सेल है, राइट। एनिमल सेल है। तुमको समझ में आएगा कि सपोज दैट मान लो ये एनिमल है और बाकी के सब तुम्हारी, ये फंजाई हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास प्लांट हो गया, राइट, ये प्रोटिस्टा का हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखो, एनिमल सेल में सेल वॉल तो एब्सेंट होगी, तो सेल मेम्ब्रेन ही पहले आएगा ना, सेल मेम्ब्रेन पहले आएगा ना। बात समझ में आ रही है? फिर यहां पर फंजाई के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। उसी तरीके से प्लांट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। उसी तरीके से प्रोटिस्टा के ऊपर भी क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। जो सेल मेम्ब्रेन है ना, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन हमारा सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, सबके अंदर कॉमन है, ठीक है, सारे के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। इसलिए मैंने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को उठाया। इस सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले हम कवर करेंगे, राइट बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम है तुम्हारे पास, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपके सबसे फर्स्ट तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। और चौथा आप सेल मेम्ब्रेन से जानते ही हो, ठीक है। तो ये चारों नाम आपके टिप्स पर होने चाहिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या कंटेंट होते हैं? तो लिपिड्स होता है 40%, प्रोटीन्स होता है 58 to 59%, और कार्बोहाइड्रेट्स होता है 1 to 2%, ठीक है। इस 40% लिपिड में ये 40% लिपिड जो होता है वो डिवाइड होता है फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स में, ठीक है बच्चों। और प्रोटीन्स जो होता है ये 58 to 59, ऑलमोस्ट आप बोल दो 60% अराउंड, तो ये डिवाइड होता है आर्गिनाइन और लाइसिन रिच, ठीक है। मेनली जो होता है ना सेल मेम्ब्रेन का कंटेंट, वो लिपिड और प्रोटीन ही होता है, राइट बच्चों, ये मेनली होता है, ठीक है। हालांकि ये जो लिपिड और प्रोटीन है, इसका रेशो जो होता है वो वेरी करता है, मतलब सेल डिफरेंट सेल टाइप्स के अकॉर्डिंग वेरी करते रहता है, ठीक है, ओके। रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अब इसी का एग्जाम्पल बहुत बार नीट में पूछा गया है, ठीक है, एकदम मार्क कर लेना इसको, 3 स्टार दे रहा हूं मैं। दैट इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इसमें प्रोटीन की रेशो जो होती है वो 52% होती है और लिपिड की रेशो 40% होती है। ये रेशो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चों। तो ये होता है। अब आते हैं कि कुछ मतलब कुछ तो हुआ होगा ऐसे कि सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखता होगा, ठीक है। उनके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हमारे पास सिंगर सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन लोगों ने 1972 में बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया।
इससे पहले और भी बहुत सारे मॉडल आ गए थे, लेकिन वो हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। रॉबर्टसन का मॉडल था और भी बहुत सारे थे, ठीक है। सो वो हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर फोकस रखना है, ठीक है। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, राइट बच्चे, ठीक है। इट वाज द लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, सबसे ज्यादा मतलब लेटेस्ट था और सबसे ज्यादा साइंटिस्टों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया मॉडल था, ठीक है। और आज के टाइम में भी हम इसी मॉडल के थ्रू पढ़ाई करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इस मॉडल का मेन थीम जो था, इस मॉडल ने कैसे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था कि दैट प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब पूरा का पूरा आप समझ लो समंदर है, ठीक है, महासागर है आपके पास, सॉरी समंदर है आपके पास फॉस्फोलिपिड का, और उसके अंदर बीच बीच में कहीं कहीं आपके पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है। कुछ अंदर प्रोटीन्स हैं, कुछ बाहर प्रोटीन्स हैं। अंदर वाले प्रोटीन्स को हमने इंटीग्रल प्रोटीन्स बोल दिया और बाहर वाले प्रोटीन्स को हमने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल दिया, एक्सटर्नल प्रोटीन्स बोल दिया, ठीक है, राइट बच्चों। तो ओवरऑल आपका इसी फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया गया। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये एकदम उसी की तरह है जैसे आप गुलाब जामुन को देखते हो सुगर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर में, ठीक है। यहाँ पर गुलाब जामुन को प्रोटीन से डिनोट किया गया है और शुगर को फॉस्फोलिपिड से डिनोट किया गया है, ठीक है, राइट बच्चों। सो प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, या फिर गुलाब जामुन इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, राइट। सो ये हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थी, जिसमें जिसने इस तरीके से डिस्क्राइब किया था, ठीक है, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। हालांकि स्ट्रक्चर जो पूरा दिया गया, उसके बाद इन लोगों ने ऐसे तरीके से एनालिसिस किया इस चीज को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट डी, समझ रहे हो भाई, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, देखो कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप देख लो पूरा का पूरा, यहाँ पर आप सब कुछ देख लो पूरा, ये क्या है, ये सारा पूरा फॉस्फोलिपिड्स है बच्चों। ये ब्लू ब्लू जितना भी लिख रहा है ना, ये ब्लू ब्लू, ये पूरा क्या है बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है। ये ब्लू और ये ब्लैक ब्लैक कलर के लाइनिंग जो दिख रहे हैं आपको, ये पूरे फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, एकदम फॉस्फोलिपिड्स है। और इसमें बीच में आपको ये रेड रेड ये क्या मिल रहा है, ये जो मिल रहा है ये वाले, ये रेड रेड, ये सब प्रोटीन्स है। मैंने बोला था ना, जो प्रोटीन्स अंदर होंगे वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे, और जो प्रोटीन ये बाहर होंगे ये एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल प्रोटीन होंगे, ठीक है। साथ में और भी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है, शुगर है, ठीक है, प्रोटीन से लगा हुआ। फिर से आपके कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ये छोटे छोटे पीले पीले, देखो ये कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल्स है यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी। सो ऐसे आप एनसीईआरटी की डायग्राम देखोगे, हालांकि वही डायग्राम है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे टोटल कंटेंट होते हैं, ठीक है। सो लिपिड्स, देखो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बच्चों। लिपिड में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, और प्रोटीन्स में आर्गिनाइन, लाइसिन रिच प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 2% होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट, हालांकि होता है, ठीक है, बिना हुए नहीं काम चलेगा, ठीक है। सो ये हमारी रही कंटेंट। अब जरा हम डिटेल में कंटेंट की स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है, डिटेल में कंटेंट की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा फोस्फोलिपिड होता है, और फोस्फोलिपिड का परसेंटेज कितना होता है, फोस्फोलिपिड का परसेंटेज हमारे पास होता है, लिपिड का परसेंटेज हम यहां पर यूज करेंगे 40% होता है। तो सबसे ज्यादा इन 40% में भी 40% ये जो फोस्फोलिपिड है, 40% लिपिड जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। जिसमें से फॉस्फोलिपिड का जो कंटेंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। सो सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड होता है। और ये फॉस्फोलिपिड कैसा होता है बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड होता है ग्लिसरॉल कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स, राइट। फॉर ग्लिसरॉल कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स इज नोन एज फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया फॉस्फोलिपिड में, ये मेन कंपोनेंट होता है। क्यों मेन कंपोनेंट होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम। आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखो एकदम कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम बन रही है ना। ये पूरा का पूरा एकदम ब्लू कलर का लेयर ही बन गया है, देख रहे हो बच्चों, एकदम स्ट्रक्चरल फ्रेम बना दिया है, मतलब एकदम फ्रेम, एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सो इट इज द मेन कंपोनेंट, राइट। नाउ
ये क्या शो करता है बच्चों? इट शोज क्वासी फ्लूइड नेचर। इट शोज क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या? जैसे गाढ़ा पानी होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा अगर मतलब गाढ़ा कोई सॉल्यूशन है, हल्का गाढ़ा, सो उसके अंदर अगर हम मूवमेंट करवाएं किसी चीज की, वो मूवमेंट क्या होगी? धीरे 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 धीरे, मतलब एक लिमिटेड मूवमेंट होगी, है ना? उतने फास्ट जैसे पानी में मूवमेंट हो जाए किसी चीज की, वैसा नहीं होगा। समझ रहे हो? ठीक है। सो उस तरीके से ये उस तरीके से यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है। ये मतलब लिपिड्स होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है। ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन की मूवमेंट होती रहती है, जो कि एक क्वासीफ्लूइड टाइप का होता है मूवमेंट। ठीक है। और इसी 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 नेचर के वजह से हमारी ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, इसकी फ्लूइडिटी मेजर्ड होती है। ठीक है। फ्लूइडिटी मेजर होती है। ठीक है। सो इट शोज क्वासीफ्लूइड नेचर, enables lateral movement of protein in overall bilayer and measured as its fluidity। राइट बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब दूसरी चीज, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ध्यान से समझना, यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो ये, ठीक है, ये 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 ओके। देखो ऐसे ऐसे अरेंज होता है, देख रहे हो? ऐसे अरेंज होता है, ये अरेंज होता है, ये हमारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है। ठीक है। बाई लेयर, ये वन लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, तो दोनों मिला के क्या हुए? बाई लेयर हुए। समझ में आया? ठीक है। अगर हम एक स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, सिर्फ एक स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये गोल वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा पोलर हेड, और जो कि होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग। राइट बच्चों? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब क्या? वाटर, और फिलिक मतलब लविंग। ठीक है। सो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, पोलर हेड इसको बोलते हैं। और ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो दो पूंछ जैसे निकल रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर टेल्स। ठीक है। और ये जो होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि वाटर हेटिंग होते हैं। ठीक है। राइट? समझ में आया इधर तक? अब समझो, यहां पर जो हाइड्रोफोबिक है वो आपको कहां दिख रहा है? बाहर के साइड में दिख रहा है। देखो, ये बाहर के साइड में दिख रहा है, हाइड्रोफोबिक हेड है, जो पोलर हेड है वो बाहर के साइड में दिख रहा है, ये बाहर के साइड में है। और जो टेल है वो मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में दिख रही है। ठीक है। ये टेल अंदर के साइड में। ठीक है। राइट? सो आउटर साइड में कौन रहेगा? पोलर हेड, और इनर पार्ट में कौन रहेगा? नॉन पोलर टेल। ठीक है। मतलब कि इसका मतलब कि अब समझो, अगर समझो ये सेल है, यहां पर मैंने सेल बनाया था, ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है ये। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर भी लिक्विड होगी, यहां पर भी तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म है, पूरा ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल, तो अंदर भी लिक्विड, बाहर भी लिक्विड। ठीक है। सो जो पोलर हेड है, बाहर की साइड में ही पोलर हेड होगा ना, यहां पर भी एक पोलर हेड होगा, यहां पर भी पोलर हेड होगा, तो बाहर की साइड में ही पोलर हेड है। तो पोलर हेड का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? पानी के साथ बच्चों, फ्लूइड के साथ हो रहा है। समझ रहे हो? यहां पर साइटोप्लाज्म के साथ हो रहा है, यहां पर आउटर फ्लूइड के साथ हो रहा है, तो एक्वस एनवायरनमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है। सो इसलिए हम लोग यहां पर बोल दे रहे हैं कि आउटर पोलर हेड जो है, उसका उसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? इट इज टुवर्ड्स एक्वस एनवायरनमेंट। राइट बच्चों? कोई दिक्कत? अब नाउ नॉन पोलर टेल जो है, नॉन पोलर टेल को यहां पर बचाया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। कैसे? अंदर की तरफ रख के, इनर साइड में रख के। ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये हो गए हमारे चार इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से थे फॉस्फोलिपिड के? सबसे पहला, कैसा टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है? एक ग्लिसरॉल कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स होता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक है। दूसरा, मेन कंपोनेंट होता है बिकॉज इट फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम, इसको भी समझा अपन ने। क्वासी फ्लूइड नेचर शो करता है, जिसके वजह से इट इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन ओवरऑल बाइलेयर, और इससे हम जान सकते हैं, मेजर कर सकते हैं फ्लूइडिटी को। ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है हमारा, बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज रहता है, बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज रहता है। और अगर हम एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को अगर निकाल के बाहर स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर दो पार्ट हैं, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। पोलर हेड को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं,
और नॉन पोलर टेल को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। पोलर हेड हमारा आउटर साइड पर प्रेजेंट रहेगा और इसके वजह से ये हमारा एक्वस एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स इंटरेक्ट करेगा, राइट। और नॉन पोलर टेल जो है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एक्वस एनवायरनमेंट से। क्या समझ में आया बच्चों? क्लियर है? कोई दिक्कत? आप यहां पर डायग्राम में भी देख सकते हो इजिली। देखो यहां पर पूरे सराउंडिंग में क्या है, ये पूरा यहां पर फ्लूइड है, ठीक है। और यहां अंदर में भी क्या है, यहां पर फ्लूइड है। अब ये देखो ये गोल 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 दिख रहा है ना, ये गोल गोल, ये क्या है, ये पोलर हेड्स है। यहां पर भी गोल 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 ये दिख रहा है ना, ये सारे फॉस्फोलिपिड के पोलर हेड्स है। और बीच में जो ब्लैक 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 ये दिख रहा है ना, ये ब्लैक 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 ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक, ये सारे क्या है, ये टेल्स है, नॉन पोलर टेल्स है, राइट बच्चों। समझ में आया होगा आई थिंक यहां तक सेल मेम्ब्रेन का ये पहला कंटेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड। आप समझो आगे। देखो ये जो फ्लूइड नेचर हमने पढ़ा ना, इसका फ्लूइड नेचर, इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग होता है, ठीक है, सेल ईटिंग, राइट बच्चों, सेल ईटिंग, सीक्रेशन और सेल डिवीजन। तो सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक है, एंडोसाइटोसिस, सीक्रेशन और सेल डिवीजन, ये फंक्शन होते हैं फ्लूइड नेचर के मेम्ब्रेन के। ये एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन हमने बता दिए, ठीक है। सो बहुत ही एकदम ध्यान से इसको समझना है, ध्यान से याद रखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट बच्चों। अगला सेकंड पॉइंट, सेकंड कंटेंट क्या है अपना? सेकंड कंटेंट है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो जो अब आपको ये येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, येलो इज, देखो लिपिड में अपन ने कितने कंटेंट थे हमारे पास? लिपिड में टोटल 3 कंटेंट थे, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड थोड़ा सा होता है, ठीक है। 40% ये जो लिपिड है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। फॉस्फोलिपिड जो कि हमने पढ़ लिया, अब पढ़ने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो देखो कोलेस्ट्रॉल जो है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल जो अभी येलो येलो स्ट्रक्चर आपको दिखाया था ना यहाँ पर, ठीक है। ये इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पर, रुक जाओ, पूरा इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इरेज कर देता हूं, ओके। सो यहाँ पर जो मैंने आपको ये येलो येलो स्ट्रक्चर दिखाया था, देखो ये येलो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये येलो स्ट्रक्चर है, ये येलो स्ट्रक्चर है, ये येलो स्ट्रक्चर है, ये वाला येलो स्ट्रक्चर है, ये देखो ये छोटे छोटे येलो येलो, तो दीज आर कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल्स है बच्चों, ठीक है, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का लिपिड ही होता है, अपने को सबको मालूम है ये तो, ठीक है। सो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, काम इसका क्या होता है मेनली? ये सर इतना ज्यादा लिपिड है हमारे पास, तो इन कोलेस्ट्रॉल को लाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। इतनी ज्यादा जब हम अपने पास फॉस्फोलिपिड है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को लाने की क्या जरूरत थी? सो ये बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो फॉस्फोलिपिड है बच्चों, वो क्वासी फ्लूइड नेचर शो करता है, ठीक है। वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, है ना। सो और ये जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड से ज्यादा रिजिड होता है, समझ रहे हो, ज्यादा टफ होता है। सो इसलिए इसके वजह से मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, समझ रहे हो। इट हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। यही सबसे बड़ा यहां पर इसका रीजन है कोलेस्ट्रॉल का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब समझो, ये तो हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। सर प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, आपने बताया था जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहे थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल तो प्रेजेंट नहीं होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की जगह पर होपेनॉइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर की अपने को जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही पूछा जाता है एग्जाम में। इसको अपन पेंटासाइक्लिक स्ट्रॉल भी बोलते हैं। सो इस कोलेस्ट्रॉल की जगह पर ये होपेनॉइड्स यानी कि पेंटासाइक्लिक स्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। समझ में आया? सो कोलेस्ट्रॉल में बस अपने को इतना ही जानना है बच्चों, यही 2 पॉइंट, बस और कुछ नहीं।
अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास क्या, नेक्स्ट चीज आ जाती है ग्लाइकोलिपिड्स। बहुत छोटा कंटेंट है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में आपके दे भी नहीं रखा है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स को देखो। अब देखो प्रोटीन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आपको मालूम है कि ये जो प्रोटीन है ये फॉस्फोलिपिड ओवरऑल बाइलेयर जो है, जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं उसके अंदर छुट कहीं 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 प्रेजेंट है, ठीक है, बात समझ में आ रही, कहीं कहीं प्रेजेंट है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे, आपने सर बताया था दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाले प्रोटीन और इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाले प्रोटीन। तो ये कैसे आपने बोला, ये कैसे दो टाइप के होते हैं? सो देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है। एज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि निकालने में आसानी, ठीक है, निकालने में आसानी, ठीक है। सो इस निकालने में आसानी मतलब प्रोटीन को हम जितनी ज्यादा आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है, जिस प्रोटीन को, वो हो जाएगा हमारा पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, बाहर वाला प्रोटीन जो बाहर में है उसी को ज्यादा आसानी से निकाल पाएंगे ना। और जिस प्रोटीन को हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के, फॉस्फोलिपिड के समुद्र से अ, बहुत कठिनाई से निकालेंगे, तो वो यानी कि बहुत अंदर तक है, वो एकदम समुद्र के बीच में है या फिर बॉटम में है, समझ रहे हो? सो वो कहलाती है इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो धसी हुई है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, फॉस्फोलिपिड के समुद्र में, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये यहाँ पर दो टाइप की तुम्हारे पास प्रोटीन होती है, इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो दो टाइप की प्रोटीन हो गई। अब समझो, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गई तुम्हारे पास, मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ यहाँ पर, ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो अंदर है, तो ये जो भी अंदर धसी हुई है ये वाला पूरा प्रोटीन, ठीक है, ये वाला पूरा प्रोटीन, ये पूरा प्रोटीन, ये प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन, ये जो है ना, ये सारी इंटीग्रल प्रोटीन में आ जाती है। और ये जो है ये बाहर में, ठीक है, ये बाहर में ये सारी क्या है, ये तुम्हारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। आ जाते हैं स्लाइड पर अपने। अब देखो इंटीग्रल प्रोटीन जो है अब अंदर धसी हुई है, अंदर है, तो यानी कि वो टाइटली बाइंड होगी। अब बच्चों बायोलॉजी जो है ना खेल वर्ड्स का है, वर्ड्स को अगर आप पकड़ रहे हो ना, स्टेटमेंट को अच्छे से समझ रहे हो, तो बस खत्म है बायोलॉजी, ठीक है। सो ये अंदर धसी हुई है, यानी कि ये अंदर की तरफ है, तो यानी कि बहुत ही अच्छे से बाइंड होगी ना, ठीक है, फॉस्फोलिपिड के साथ। इसको हम इसलिए इजीली रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, अंदर है, बीच में है, एकदम अच्छे से अपनी जगह बना के रखी हुई है, तो इसलिए इसको हम आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल दे रहे हैं, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये दो टाइप्स की होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना फिगर में, यहाँ पर देखो ये वाली, देखो यार ये तो पूरा फिगर ही हिल गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ये जो देखो ये वाली प्रोटीन है, ये वाली पूरी प्रोटीन, ये वाली पूरी प्रोटीन जो है, ये पूरी की पूरी क्या है बच्चों, ये पूरी की पूरी अंदर एकदम है, पूरा पूरा अंदर में है। तो ये तो हो गया फुल्ली इंट्रिंसिक, ठीक है। बट यहाँ पर इस प्रोटीन को जरा देखो, ये आधे में ही है, ये आधे में ही है, इतने में ही धसा हुआ है। तो ये क्या, ये पार्शियली इंट्रिंसिक होगा, पार्शियली मतलब थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये दो टाइप्स की इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक पार्शियली बरिड और टोटली बरिड, पार्शियली बरिड प्रोटीन्स और टोटली बरिड प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो टोटली बरिड प्रोटीन है, जो फुल्ली मतलब एकदम कंप्लीटली बरिड प्रोटीन है, ये एक तरीके से चैनल का काम करती है, ठीक है, चैनल का काम करती है। चैनल बोले तो मतलब वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स जो होते हैं उनको, उनके लिए एक एक टनल का काम करती है, टनल। मनाली जब जाओगे ना, तो वहां पर अटल टनल होता है, ठीक है, मतलब एक पुल टाइप का होता है, ठीक है, उससे लोग रास्ते से उस पुल से लोग चढ़ के जाते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल मटेरियल के लिए ये चैनल या फिर टनल का काम करती है, एक पुल का काम करती है, ठीक है, कि एक साइड से दूसरे साइड तक वाटर सॉल्युबल मटेरियल को पहुंचाया जा सके। सो इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल मटेरियल अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये हो गया यहाँ पर इसका फंक्शन, ठीक है। सो ये होता है टोटली बरिड, टोटली बरिड को चैनल या फिर टनल प्रोटीन कहते हैं। आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा।
नाउ नेक्स्ट चीज आ जाते हैं बच्चों, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये सुपरफिशियली अरेंज रहती है ऑन सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर, बाहर की तरफ होगी ना सरफेस पर, एंड कैन बी सेपरेटेड इजिली एंड हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बस यही 2 पॉइंट है। तो जो भी काम अपने को पढ़ना था वो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन में था। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज है अपने पास क्या बच्चों, नेक्स्ट चीज है अपने पास तीसरा कंटेंट हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड बोले तो क्या, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट हो गया है ना, राइट। सो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। देख रहे हो ये शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। सो ये आउटर सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन, इसका काम क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, इंटरेक्शन गलती से बोल दिया मैंने, रिकॉग्निशन। अब ये क्या होता है, आपको आप देखते होगे कैसे स्पर्म जो है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो कैसे स्पर्म जो है वो एग को रिकॉग्नाइज कर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ठीक है, स्पर्म भी क्या है, एक टाइप का सेल है, और ओवम जो है वो सेल है ही। ठीक है, सो कैसे उस वो जो स्पर्म जो है वो ओवम को, ओवा को कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया, समझ पा रहे हो? सो फर्टिलाइजेशन में इसका स्टडी दिया, ब्लड एंटीजेंस हो गए जैसे आपके, ठीक है। सो ये होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म में। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं, ये हमारे सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा टोटल 3 कंटेंट हमारे जो थे वो हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है कि सर अभी अभी आपने बात किया था कि वाटर सोल्यूबल मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन जो है, वाटर सोल्यूबल मटेरियल जो है वो लिपिड बाइलेयर के बाइलेयर से ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए कोई पुल लगा होता है। मतलब पुल क्या है, टोटली बरीड प्रोटीन, ठीक है, जिसको हमने चैनल और टनल प्रोटीन बोला था। और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी तो इस लिपिड बाइलेयर से ट्रेवल करके इधर से उधर जाते होंगे, वो कैसे जाएंगे, उनके लिए भी तो कोई मैकेनिज्म होगा। बिल्कुल होता है, और इसी के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, दैट ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर अगर न्यूट्रल सॉल्यूट्स को तुम्हें ले जाना है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स को तुम्हें न्यूट्रल सॉल्यूट को तुम्हें यहां से इस पार लेके जाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहां पर डिफ्यूजन मेथड अप्लाई करोगे, सिंपल डिफ्यूजन मेथड। व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन मेथड? सो इट द सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बच्चों कोई भी चीज समझ लो कि हाई कंसंट्रेशन पर है, ऊंचाई पर है, समझ लो, ऐसा समझो ऊंचाई पर है, हमको नीचे फेंकना है तो इजिली आ जाएगी ना, आराम से आ जाएगी, कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, सो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रल सॉल्यूट मूव होता है। अब समझो ध्यान से, अगर हम वही वाटर 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 को अगर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करवा रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया? फिर से बोलूंगा, अगर हम वाटर को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करवा रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव करवा रहे हैं पानी को, तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर तुम डायग्राम देख सकते हो, यहां पर देखो, ये रहा तुम्हारे पास, देखो ये रहा तुम्हारे पास, ये मॉलिक्यूल्स रहे पूरे, ठीक है, ये यहाँ पर मॉलिक्यूल इजिली आ गए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो ये क्या, आपका ऊपर से नीचे डायरेक्टली इजिली पहुंच जा रहा है, समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस को अपन सिंपल डिफ्यूजन बोल रहे हैं। ठीक है, अब अब क्या होगा, अब होता है क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फैसिलिटेटेड मतलब कुछ कुछ फैसिलिटी दी जाएगी, ऐसे ही नहीं ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल का। जैसे कैसे कैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अभी हमने बोला, अभी अभी हमने पढ़ा था, टनल टनल प्रोटीन जो है,
वो क्या है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स को मूव कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए। सो इट इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। समझ में आ रहा है? सो इस कंडीशन में, इस केस में तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन, जैसे कि ऑक्सीजन इससे ट्रांसपोर्ट होता है, और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, और ये हो गया, ठीक है, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन में तुम्हारा वाटर सोल्यूबल मटेरियल भी आ गया, वो भी एग्जांपल एक आ गया, ठीक है, जिसमें टनल प्रोटीन की जरूरत पड़ रही थी अपने को, ठीक है। सो वो भी एक कंडीशन आ जाता है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास चैनल प्रोवाइड है, ठीक है, ये चैनल प्रोवाइड है। बात समझ में आ रही है? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब अगला अगला चीज आ जाते हैं, ध्यान से देखना अगला चीज। यहाँ पर एक चीज गलत लिख दी गई है, हालांकि हायर लेवल में आप जाओगे तो यही सही है, बट अभी के लिए आप फिलहाल में एनसीईआरटी नीट देना है ना आपको, तो इतने पोर्शन को ये काट दो, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ इतना ही रखो, इसको तुम याद रखोगे किससे? सिंपल डिफ्यूजन से ही, ठीक है बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन से ही याद रखना, यही ज्यादा सही है अभी फिलहाल में आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। हालांकि इसका जब आगे क्लास में जाओगे तो आपको डिफरेंट रीजन मालूम चलेगा, हालांकि इतने से प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन ही बोलेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब आ जाओ, ये तो हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमने कर लिया। देखो, ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये चैनल मीडिएटेड है, ये कैरियर मीडिएटेड है। कैरियर मीडिएटेड में हमारे पास कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो डिस्कस कर लिया हमने, ये तीन मेथड डिस्कस कर लिए। अब आ जाओ, नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? हमको लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाना पड़ेगा, यानी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा सब्सटेंस को लेके। इसके लिए भी हमको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो कैरियर प्रोटीन की जरूरत तो पड़ी, जैसे देखो ये कैरियर प्रोटीन है, ये रहा कैरियर प्रोटीन अपने पास, ठीक है, ओके, ये कैरियर प्रोटीन है अपने पास, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो बच्चा मेहनत तो लगेगा, तो एनर्जी अपने को यहां पर देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये नीचे से ऊपर जा पाएगा। समझ में आया कुछ? ठीक है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इट रिक्वायर्स एनर्जी, राइट बच्चों? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है तो बोल दो, इतने अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब आता है, अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फंक्शन यूज किया था किसी एक चीज का, फ्लूइड नेचर का फंक्शन था एंडोसाइटोसिस, ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस मतलब बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली में एंडो मतलब क्या होता है बच्चों? एंडो मतलब अंदर, और साइटोसिस मतलब एक तरीके से साइटो मतलब सेल हो गया, सिस मतलब ईट, समझ रहे हो? तो सेल जो है वो अंदर की तरफ, सेल जो है इंजेस्ट कर रहा है कुछ, ठीक है, इंजेस्ट कर रहा है, सेल इंजेशन आप बोल सकते हो, सेल खा पी रहा है आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये बल्क फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा तो नहीं खाएगा ना भाई, इसको भी तेजी से, जैसे हमको भूख लगती है वैसे इसको भी तो भूख लगती होगी ना, तो ये भी अच्छे से खाएगा, अच्छे से पानी पिएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है, यहां पर देखो, जब ये पानी पिएगा ना, जब ड्रिंक करेगा ना सेल, तो इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, ठीक है, और जब ये खाएगा ना तो इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। समझ पा रहे हो? यहां पर तुम डायग्राम में देखो, ये हो गया फैगोसाइटोसिस, ठीक है, ये देखो, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ये सॉलिड पार्टिकल्स इस वेसिकल्स के फॉर्म में, ये क्या फूड वैक्यूल या फिर वेसिकल्स के फॉर्म में ये अंदर की तरफ आ जा रहा है, ठीक है, सेल ईट कर ले रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस क्या हो गया? पिनोसाइटोसिस में पानी पिएगा तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड देखो धीरे धीरे इसमें भर रहा है, और ये वेसिकल के फॉर्म में, तो जो फ्लूइड है वो वेसिकल के फॉर्म में भर रहा है, और जो खाना है, जो सॉलिड पार्टिकल है, वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में भर रहा है। समझ रहे हो? जो पानी है वो वेसिकल के फॉर्म में भर रहा है, और जो फूड है वो फूड वैक्यूल के, सॉलिड पार्टिकल है वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में भर रहा है, ठीक है। सो ऐसे ईटिंग हो गई। सो देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल, ठीक है,
ingestion of liquid material by plasma lemma in the form of vesicles or bag like structure is known as, ठीक है, इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। और ये जो वेसिकल है ना, ये जो वेसिकल जो बनी है इसको अपन क्या बोल देंगे, पिनोजोम। यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है। सो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, व्हाट इज दिस बच्चों, ये वेसिकल क्या कहलाएगा, ये पिनोजोम कहला जाएगा, ठीक है, राइट। अब यहां पर इंजेक्शन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय मेम्ब्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा फैगोजोम। ये वाला वेसिकल जो कहलाएगा, ये फूड वैक्यूल जो है वो कहलाएगा फैगोजोम। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग, और फैगोसाइटिस साइटोसिस यानी कि सेल ईटिंग। नेक्स्ट मेथड आ जाता है अपने पास एक्सोसाइटोसिस यानी कि एमियोसाइटोसिस यानी कि सेल वोमिटिंग। अब खा रहा है तो भाई इजस्ट भी तो करेगा, जब पेट भरेगा उसका तो जब खाना पचेगा तो उसके बाद वो इजस्ट भी तो करेगा ना, आउट बाहर भी तो निकालेगा ना वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। क्योंकि खाने में पूरा मटेरियल एकदम सही थोड़ी ना होता है, कुछ वेस्ट भी तो होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर फेंकना पड़ेगा ना बच्चों, नहीं तो सेल बेकार हो जाएगा, सेल की तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा समझ लो। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, एमियोसाइटोसिस और सेल वोमिटिंग, ठीक है। सो इजेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस, एमियोसाइटोसिस या फिर सेल वोमिटिंग। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने ऑसम सीरीज हैं आपके पास लेक्चर की, ठीक है, इनको दूर दूर तक पहुंचाओ, ठीक है, मुझे सपोर्ट करो बच्चों, ठीक है, ताकि ये क्लियर सेप्ट ट्यूटोरियल जो है वो हर एक नीट एस्पिरेंट्स के जुबान पर आ जाए, उनके पास एक ऑप्शंस रहे, ठीक है, कि एक और टीचर का ऑप्शन रहे कि वो, ताकि उससे उसको देख सके, उसके कंटेंट को देख सके, और अगर उन्हें अच्छा लगे तो उससे पढ़ सके, ठीक है, ओके। अगर मुझे मेरा कंटेंट उनको अच्छा लगे तो वो पढ़ सके, और ये जो फैलाने वाला काम है ना वीडियो का, ये आप ही लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा डेडिकेशन पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको सारा चीजें समझ में आ रहा है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और एटलीस्ट 3 एस्पिरेंट तक ये ड्यूटी बनती है बच्चों कि आप शेयर करो वीडियो को देखने के बाद। चलो, लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। अब अनअकैडमी की क्लास है, ठीक है, तो उस पर अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ओके। ये वीडियो आपको 8:30 बजे मिल जाएगी, मैं उस पर लगा दूंगा, क्या नाम है इस मतलब एक टाइम होता है ना यूट्यूब में, तो उस पर लगा दूंगा। चलो, बाय बाय, लव यू ऑल।